गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है, सभी को आवाज आ रही है? नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो करो यार, पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना छोड़ देंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। अब नई नई चीजें, कभी कोई काम शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती है नए नए काम में। चलिए तो आप मुझे बताएंगे लास्ट में कहां तक अपन कर चुके थे? लास्ट क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में कहां तक हम पढ़ चुके थे? तो मेरे हिसाब से नो लोड टेस्ट हमारा हो चुका था, जब तक मुझे याद है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से हमें स्टार्ट करना था। जल्दी से बताओ, सही है? हमें स्टार्ट करना है कहां से? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। चलिए, तो अगर हम बात करें ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो है, इसमें नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या होगा। ध्यान रखना कि ये हमारे पास में क्या होगी, ये हमारे पास में स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, और यहां पर क्या होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। तो ये जो शाफ्ट होगी ना इसकी, ये शाफ्ट हमारे पास में ब्लॉक्ड रहेगी। ब्लॉक्ड होने का मतलब रोटेट नहीं होगी, ब्लॉक्ड रहेगी। ब्लॉक्ड होने का मतलब रोटर रोटेट नहीं होगा, तो एनआर कितना होगा? 0 होगा। तो स्लिप कितनी होगी हमारे पास में? 1 होगी, और स्लिप 1 होगी तो हमारा जो लोड है ना, आर एल आर टू 1/s-1, तो ये 0 रहेगा। स्लिप की वैल्यू 1 कर दो, 0 आएगा। लोड 0 होने का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। शॉर्ट सर्किट रहेगा, इसका मतलब है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था, इसमें लोड हमारा क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब आर टू डैश, जे एक्स टू डैश, और आर एल क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो ये होगा हमारे पास में आर टू डैश, ये जे एक्स टू डैश, ये क्या होगा हमारे पास में? जे एक्स एम, ये होगा आर वन, और ये क्या होगा? जे एक्स वन, और यहां से क्या आएगा? ये होगा वी बी आर, ब्लॉक रोटर वोल्टेज, और ये आर एल जो है वो क्या रहेगा हमारे पास में? शॉर्ट सर्किट। क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट हमारे पास में रहेगा। तो ये है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रोटर को इधर से हम 3 फेज सप्लाई हम देते हैं, 3 फेज सप्लाई हम देते हैं, बट रिड्यूस वोल्टेज और रिड्यूस वोल्टेज एंड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पर हम ये टेस्ट करते हैं। रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर हम ये टेस्ट करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर हम टेस्ट करते हैं, और रोटर साइड को हम यहाँ पर क्या रखते हैं? शॉर्ट सर्किट। आप मुझे बताओ, ये सेम स्टेटमेंट कहीं न कहीं किसी टेस्ट में आपने सुने हैं? जल्दी से बताओ, इस तरह के सेम स्टेटमेंट आपने किस टेस्ट में आपने सुने हैं? किस टेस्ट में आपने सुने हैं? जल्दी से बताओ। आपने सेम चीज सुनी होगी कहां पर? ये आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहां पर? ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में ना। कहां पर आपने सुना होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट इक्विवेलेंट है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के। तो यहां पर लिख देना, दिस टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू, दिस टेस्ट, दिस टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के हमारे पास में क्या होता है? इक्विवेलेंट हमारे पास में होता है ना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट हमारे पास में होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर हम बात करें इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से लॉसेज हमारे पास में मिलते हैं, जल्दी से बताओ। लॉसेज हमारे पास में कौन कौन से मिलते हैं? इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से लॉस हमें मिलते हैं? फास्ट आंसर देंगे। तो देखो, इस टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट ये है हमारे पास में, है ना। इस टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट ये है। तो देखो, यहां पर करंट रेटेड फ्लो होता है, यहां पर कॉपर लॉस मिलेगा, यहां पर कॉपर लॉस मिलेगा, बट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से कोर लॉस हमें नहीं मिलेगा। शाफ्ट रोटेट नहीं होती, इसलिए मैकेनिकल लॉस भी हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें कौन कौन से लॉसेज मिलेंगे? तो स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस,
एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास में रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। यानी कि इस टेस्ट से हमें क्या मिलता है, दोनों कॉपर लॉस मिल जाते हैं, टोटल कॉपर लॉस हमें मिल जाते हैं। तो टोटल कॉपर लॉस हमें मिल जाएगा इस टेस्ट से। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछेगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, नेक्स्ट हमारे पास में होगा, अब हमने बना ली मोटर को टेस्ट कर लिया, तो मोटर को टेस्ट कर लिया तो अब क्या कर लेते हैं, जल्दी से बताओ, स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोटर को टेस्ट कर लिया तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, स्टार्टिंग ऑफ, क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। जल्दी से बताओ, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? अगर आपको इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है डीओएल मेथड। फर्स्ट क्या होगा, डीओएल मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड। नेक्स्ट होगा हमारे पास में दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। नेक्स्ट होगा हमारे पास में थर्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट होगा हमारे पास में फोर्थ जो होगा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। और फिफ्थ हमारे पास में क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो लास्ट वाला मेथड होता है ना, रोटर के रेजिस्टेंस से अपन स्टार्ट करते हैं, तो ये ओनली फॉर स्लिप रिंग होता है, ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऐसा क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी रोटर का रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। चलिए, क्या बोल रहे हो, ओनली फॉर स्लिप रिंग के लिए, करेक्ट। यहां से अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो मेथड है ना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, डीओएल मेथड के बारे में। तो डीओएल मेथड जो होता है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो ये हमारे पास में स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए, ध्यान रखना, स्मॉल रेटिंग हमारे पास में मोटर जो होती है ना, उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। स्मॉल रेटिंग मोटर कौन सी हमारे पास में, अप टू, ध्यान रखना, 5 HP, अप टू 5 HP की हमारे पास में जो मोटर होगी ना, वहां के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर जो है हमारे पास में नॉर्मली स्टार्टिंग करंट जो होता है ना, ध्यान रखना, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फुल लोड करंट होता है। डेटा याद रखिएगा, एसएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था, बाय डिफॉल्ट डेटा से है ना क्वेश्चन। स्टार्टिंग करंट जो होता है ना, वो 5 to 7 टाइम्स ऑफ हमारे पास में क्या होता है, फुल लोड करंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है ड्यूअल मेथड के अंदर, वो स्टार्टिंग करंट डिवाइड बाय फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू एस ऑफ फिल। चलिए समझना, इनटू क्या होगा, स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। तो आपको एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछा था? आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि इन ए इन ए DOL method, in a DOL method, when slip is 4%, find ratio of find ratio of starting torque to full load torque। बताओ आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना। अपन आगे चलते हैं, अभी आगे बात करेंगे उन सभी के बारे में।
क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होगा? तो इसमें एक रेंज होगी, ठीक है, रेंज होगी। तो स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क जो होता है ना, फुल लोड टॉर्क, तो मैंने बोला 5 का स्क्वायर कर लो। क्यों बताओ? क्योंकि स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट जो होता है ना, आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड करना है। तो फुल लोड की स्लिप तो हमने दे रखी है, हमने स्लिप दे रखी 4%, यहां पर 5 का स्क्वायर कर लो इंटू 4/100 कर लीजिए। एंड साथ में अगर आप ये नहीं लिखोगे तो डेटा तो ये भी हो सकता है ना, 5 to 7 के बीच में होता है। तो 5 to 7 के बीच में होगा तो 7 का स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड आप कर लीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड कितना है? 4/100। तो यहां से कितना आ जाएगा? 100/100। तो ये तो आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में 49 इंटू 4/100। तो 49 इंटू 4/100 अगर आप करेंगे, ये 6 आएगा, 19 आएगा, बाय 100 करोगे तो 1.96 आएगा। इस रेंज में ये ध्यान रखना, ये एक रेंज है। रेंज कहां से कहां तक में? 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर अगर हम बात करें 1 टू 1.96, ये रेंज है हमारे पास में ना। एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो ये डेटा आप 7 कैसे आया? ये प्रैक्टिकली है, 5 to 7 टाइम्स होता है, ये प्रैक्टिकल रेंज है, ये आया कहीं से नहीं है। ये मैंने अभी आपको लिखा है कि यहाँ जो स्टार्टिंग करंट होता है ना मोटर में, वो 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल है हिमांशु बेटा, प्रैक्टिकल डेटा है, ये आया नहीं है। एसएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, कोई नहीं दिया उन्होंने, ना करंट दिया ना कुछ दिया, सिर्फ स्लिप देकर पूछ लिया कि बताओ टॉर्क का रेशियो कितना होगा। तो फिर हमें इस रेंज में देखना था, एक ऑप्शन जो इस रेंज में आपको ऑप्शन दे रखा था, बस वही हमारा आंसर था, है ना। चलिए, तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टार्टिंग डीओएल स्टार्टिंग मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। नेक्स्ट होगा हमारे पास में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। चलिए, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में क्या होता है, हम यहां पर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहे हो? चलो, तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में अपन यहां पर एक स्विच यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? टीपीडीटी स्विच। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जल्दी से बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? टीपीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, एक बार जल्दी से बताएंगे। टीपीडीटी स्विच अपन यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। टीपीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच, करेक्ट। तो टीपीडीटी की फुल फॉर्म हमारे पास में होती है ट्रिपल पोल, ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच, डबल थ्रू स्विच, डबल थ्रू स्विच, ये होता है टीपीडीटी स्विच। यहां पर हमारे पास में क्या होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जल्दी से बताओ वाइंडिंग किस में होती है?
ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टेटर वाइंडिंग किस में होती है? स्टेटर वाइंडिंग किस में होती है, स्टार में या डेल्टा में? स्टेटर वाइंडिंग किस कॉन्फ़िगरेशन में होती है, जल्दी से बताओ। एज इन किस में होती है हमारे पास में? स्टार में होती है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो है वो किस में होती है वाइंडिंग? स्टार के अंदर होती है। एट रनिंग पर क्या होता है हमारे पास में? एट रनिंग पर किस में होती है? डेल्टा में होती है। एट रनिंग क्या होगा हमारे पास में? डेल्टा होगा वाइंडिंग, डेल्टा के अंदर हमारी वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग और रनिंग में स्टार और डेल्टा में होती है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? वो 1/3 इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड के स्क्वायर के हमारे पास में बराबर होता है इंटू एस ऑफ फुल लोड होता है। तो डीओएल के कंपैरिजन में जल्दी से बताओ यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? डीओएल मेथड के कंपैरिजन में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, जल्दी से बताओ। इन कंपैरिजन विद डीओएल मेथड स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो 1/3 हमारे पास में होता है, करेक्ट। क्या होता है? तो यहां पर लिख देना स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क किसके अंदर? स्टार के अंदर जो होता है ना, डिवाइड बाय हमारे पास में स्टार्टिंग टॉर्क किसमें? डीओएल के अंदर। टी स्टार्टिंग किसमें? डीओएल मेथड के अंदर। वो होता है 1/3 होता है हमारे पास में। टॉर्क का रेशियो कितना होता है? 1/3। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं स्टार्टिंग करंट स्टार के अंदर और स्टार्टिंग करंट डीओएल के अंदर जो है वो कितना होता है, जल्दी से बताओ। करंट का रेशियो कितना होता है, जल्दी से बताओ। करंट का रेशियो कितना होता है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। करंट का रेशियो कितना होता है? तो करंट का रेशियो 1/3 होता है, ये भी होता है, एंड 1/√3 भी होता है। ध्यान रखना क्या बोला मैंने? 1/3 भी होता है और 1/√3 भी होता है, दोनों ही रेशियो होते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बताओ कब क्या आंसर लगाओगे? 1/3 कब लगाओगे और 1/√3 कब लगाओगे? 1/3 जो है ये होता है लाइन करंट का रेशियो होता है, ध्यान रखना। लाइन करंट रेशियो होता है, लाइन करंट रेशियो होता है हमारे पास में। और ये फेज करंट रेशियो होता है, क्या होता है? फेज करंट रेशियो हमारे पास में होता है। तो ये फेज करंट का रेशियो होता है। लाइन करंट एंड फेज करंट का रेशियो हमारे पास में होता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, लाइन करंट का रेशियो पूछ रहा है या फिर फेज करंट का रेशियो पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना आंसर लगाना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताओ ड्यूरिंग स्टार्टिंग हमारा जो वोल्टेज अप्लाइड होता है ना, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ड्यूरिंग स्टार्टिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड, जल्दी से बताओ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड? बताओ कितने परसेंटेज वोल्टेज जो है वो अप्लाइड होता है हमारे पास में वाइंडिंग में? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बोल रहे हो डियर उमर? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया हो तो लाइन में मानेंगे ना, दोनों जब ऑप्शन में हो, ध्यान रखना। दोनों चीज ऑप्शन में हो और कुछ नहीं दिया गया हो तो आपको लाइन मानना है। क्या मानना है आपको? लाइन वाला आंसर है वो करेक्ट मानना है आपको। क्या करेक्ट मानना है आपको? लाइन वाला आंसर है वो करेक्ट मानना है।
चलिए कितना 57.7%, करेक्ट। वोल्टेज अप्लाइड जो होता है ना वो 1/√3, 1/√3, या फिर आप इसी को ऐसा लिख सकते हो 0.577, या फिर आप बोल सकते हो 57.7%। कितना वोल्टेज अप्लाइड होता है ध्यान रखना, 57.7% अप्लाइड होता है ना। चलिए नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट जो होता है ना वो 5 to 7 टाइम्स, सॉरी आप इसको लिख दीजिए 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, एंड फुल लोड स्लिप जो है वो हमारे पास में कितनी है, 5% है। आपसे पूछेगा फाइंड रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ। स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो है वो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। चलिए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क जो होता है ना वो हमारे पास में 1/3 इंटू आई स्टार्टिंग, तो 7 का स्क्वायर इंटू 5%, यानी कि 5/100। तो ये आ जाएगा 49 इंटू 5/300, आप कर लीजिए। तो यहां से कितना आएगा, 5 to 300, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 81.67 डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.8167। ये आंसर आ रहा है 0.8167, 0.8167। 0.8167 करेक्ट आंसर है। क्या आंसर आएगा, 0.8167 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, ये जो मेथड होता है ना ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है। ये क्या होता है हमारे पास में, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड हमारे पास में होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, सॉरी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। ये हमारे पास में क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये कॉस्टली हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का क्या होगा, स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क से लेकर फुल लोड टॉर्क का रेशियो हमारे पास में आएगा। क्या आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क से लेकर फुल लोड टॉर्क का रेशियो हमारे पास में रहेगा। ठीक है, कॉस्टली हमारे पास में होता है डेफिनेटली। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि बताओ स्टार्टिंग टॉर्क तो फुल लोड टॉर्क जो है, मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स यहां पर क्या होती है, परसेंटेज स्टेपिंग। एक्स यहां पर होती है परसेंटेज स्टेपिंग। आपसे पूछेगा बताओ परसेंटेज स्टेपिंग कितनी रखें, परसेंटेज स्टेपिंग कितनी रखें कि हमारे पास में दोनों इसका जो टॉर्क का रेशियो है वो स्टार डेल्टा के टॉर्क के बराबर हो। क्या बोला अभिषेक, मैंने 30 मिनट में 40 to 43 क्वेश्चन बन रहे हैं रीजनिंग में कभी कभी। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, करेक्ट। अगर हमारे पास में क्या होगा, परसेंटेज स्टेपिंग इफ इक्वल टू क्या हो, एक्स इज इक्वल टू 57.7% हो जाए, 0.7% अगर हो, देन क्या होगा हमारे पास में, स्टार्टिंग टॉक टू फुल लोड टॉक का रेशियो किस में, ध्यान रखना स्टार डेल्टा के अंदर बराबर होगा हमारे पास में, स्टार्टिंग टॉक टू फुल लोड टॉक का रेशियो जो है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बराबर होगा। चलिए
उमर बोल रहे हैं कि सर कोर्स थोड़ा सा फास्ट रखिए, दैट इज क्रैश कोर्स। देखो क्रैश कोर्स वाईटी पर भी है और क्रैश कोर्स यहाँ पर भी चल रहा है। तो अगर मान लो वाईटी जैसा ही पढ़ाना है तो फिर आप, मैं पेड लॉन्च ही नहीं करता, मैं आपको ये बोल देता कि बेटा वाईटी पर पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा चीजें मैं एडवांस आपको चीजें बता रहा हूँ, इसलिए हम थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं, क्योंकि उतने फास्ट में आपके दिमाग के अंदर चीजें जाएगी भी नहीं उतना फास्ट। तो इसीलिए अपन क्या है कि इसी स्पीड से पढ़ेंगे ताकि आपको एक डीप रिवीजन हो पाए, न्यूमेरिकल भी कर पाओ, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सुन पाओ, सीख पाओ। उस वाले में तो मैं कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बात ही नहीं करता हूँ ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। सही स्पीड है ना, इससे और अपन ज्यादा स्पीड अपन रखेंगे तो फिर चीजें ऊपर से होकर निकलेगी, और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो, ऊपर से होकर चीजें निकले आपकी। चलिए, अगर मैं बात करूं यही स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में भी क्या होता है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस स्टार्टर स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, आप सभी को पता है। एक और चीज देखो, अपन मशीन पढ़ रहे हैं तो देखो थोड़ी सी इज्जत करना बनता नहीं बनता है मशीन की। सेम फॉर्मूला होगा, है ना, सेम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहां लिख देना सेम। बस एक्स जो होगा वो परसेंटेज वोल्टेज अप्लाइड आपके पास में हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज अप्लाइड। पता लगा कि हमने मशीन को 10 घंटे में खत्म कर दिया तो मशीन की इज्जत ही नहीं रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज में जितना हमारे पास में डर था, और वो डर यहाँ पर भी बना रहना चाहिए, और बेकायदा मशीन की थोड़ी बहुत इज्जत भी हमें करनी है कि हाँ हम मशीन पढ़ रहे हैं, डर रहना चाहिए अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों मेथड होते हैं ना, ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होते हैं। कौन से, ध्यान रखना, ये जो तीनों मेथड होते हैं ना, ये रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, है ना। ये तीनों रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होते हैं। लास्ट वाला जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं, हम रोटर के करंट को बढ़ाकर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम यूज करते हैं। तो हेडिंग लिख देना, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड अपन कहाँ यूज करते हैं, ओनली फॉर स्लिप रिंग मेथड, ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं बाहर से, रोटर के सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको बढ़ाकर हम क्या करते हैं, रोटर करंट को लिमिट करते हैं, रोटर करंट को लिमिट करते हैं। तो ये फैसिलिटी ओनली किसमें पॉसिबिलिटी है, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है कि हम आर एक्सटर्नल को ज्यादा कनेक्ट करके स्टार्टिंग में रोटर करंट को लिमिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड ध्यान रखना नहीं होता है ना, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड ये हमारा नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से बताओ, तो यहां तक हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्टार्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो मोटर बना दी, मोटर को स्टार्ट कर दिया, अब बताओ क्या करें, मोटर को स्टार्ट कर दिया तो जल्दी से बताओ। मोटर बना दी है, मोटर को स्टार्ट कर दिया है, अब स्टार्ट कर दिया तो क्या करें बताओ, स्पीड कंट्रोल करें या रोक दें, जल्दी से बताओ। स्पीड कंट्रोल करें, तो चलिए हेडिंग लिखना है, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर हम स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो स्पीड कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड होता है। पहला मेथड होता है हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। आप मुझे बताएंगे इसके अंदर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि इफ अगर हम सप्लाई वोल्टेज को हम क्या करें, इफ सप्लाई वोल्टेज को हम डिक्रीज करें,
सप्लाई वोल्टेज को अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम डिक्रीज करते हैं तो आपसे पूछेगा बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, और टू मेंटेन सेम टॉर्क, टू मेंटेन सेम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क को सेम मेंटेन करने के लिए स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चन पूछेगा, आप ही बताएंगे पांचों के आंसर। देखते हैं आप कितना रिवीजन कर कर आए हैं। इन पांचों का आंसर आप बताएंगे जल्दी से। क्या होगा, एसएम इंक्रीज होगा। सोच समझ के आंसर देना है, ऐसा ही नहीं कि बस सर जो इंक्रीज डिक्रीज देना है हर कोई आंसर दे देंगे, सोच समझ के आंसर देना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने। इतने प्यारे कॉन्सेप्ट आपने कहां से अप्लाई किए बेटा, इतने प्यारे कॉन्सेप्ट कहां से अप्लाई किया आप सभी ने। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 3 × 60 डिवाइड बाई 2 π NS इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2, 3 × E2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे सप्लाई वोल्टेज को तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर है, वोल्टेज को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा, या वोल्टेज को कम करोगे, हम कम करने की बात कर रहे हैं, वोल्टेज को कम करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क कम होगा, वोल्टेज को कम करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा हमारे पास में, कम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारे पास में क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है, यहाँ पर E2 स्क्वायर उसमें भी आता है। स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर होता है, वोल्टेज कम करोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास में कम होगा। जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो तो R2 और X2 पर डिपेंड करती है। अब वोल्टेज बढ़ाने से R और X की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में, ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में। अब देखो टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू ध्यान रखना S × V² होता है। ये फुल लोड टॉर्क के केस में बात कर रहा हूं ना, तो फुल लोड टॉर्क कंडीशन पर, क्योंकि ये फुल लोड टॉर्क की बात करें, टू मेंटेन द सेम फुल लोड टॉर्क, ये टॉर्क कौन सा है ध्यान रखना, फुल लोड टॉर्क। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारे पास में इस टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, तो स्लिप बढ़ेगी और स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अभिषेक बोल रहे हैं सर ये फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला है। हाँ मैक्सिमम टॉर्क कर लो, इसे नीचे डिवाइड बाय 2x2 कर दो, 2x2 कर दो, इसको R2 को हटा दो ना, ये 2x2 कर दो, मतलब मैं वोल्टेज के प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अरे समझ में आ गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से क्या करना है, अपना आंसर देना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से आंसर दोगे। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा चीजें। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो पहला मेथड था हमारे पास में स्टेटर, सॉरी, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो पहली चीज ध्यान रखना, वी विल नॉट यूज दिस मेथड, we will not use this method, we will not use this method, है ना, इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा एक और चीज, इसमें जे एंड के वाले कौन कौन स्टूडेंट हैं, जे एंड के वाले कितने स्टूडेंट हैं, एक बार बताएंगे। इसके अंदर है, चलिए
तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की। कुछ लोग ग्रुप में बोल रहे हैं, बोले सर आपने तो बोला था फ्री जो है वो सब मिलेगा, आपने पेड लॉन्च की। पेड मैंने कोई मार्केट की तरह प्राइस नहीं रखी है, 1000 2000 1200 1500 प्राइस नहीं रखी मैंने। बाकी सभी मार्केट में आपको 5 एफएलटी 1000 रुपए में दे रहे हैं, मार्केट में 5 एफएलटी आपको 1000 में दे रहे हैं। मैं 5 एफएलटी आपको किस में दे रहा हूँ, 5 एफएलटी के साथ में कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, तो वो मैं सिर्फ आपको 150 रुपीज में वो मैंने आपके लिए लॉन्च की। एक्चुअली ये 150 रुपीज बात आती है सर रखे क्यों, ये रखें एक मोटिवेशन होता है ना, जिससे मैं तो लॉन्च नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं लॉन्च करने के मूड में ही नहीं था। बट आप सभी लोगों की तरफ से बहुत मैसेज आ रहे थे, सर प्लीज हमें जेकेएसएसबी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, 1000 1200 में हम खरीद भी रहे हैं, फिर भी हमें वो माहौल नहीं मिल रहा है कि जो हमें फील आ रहा हो कि यार एज जेकेएसएसबी में ऐसी ही टेस्ट सीरीज पूछेगा। तो होता है ना कि एक काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि यार मैं वैसे कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वैसे इतना लोड है कि मैं बिल्कुल भी रात को 2:30 बजे तक मैंने आपकी टेस्ट सीरीज बनाई थी। और आपको शायद पता होगा पब्लिश भी मैंने लगभग 1:30 बजे के लगभग जो है मैंने उस टेस्ट सीरीज को मैंने पब्लिश किया था। मैंने कहा चलो बाकी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन रहेगा काम करने के लिए कि चलो ठीक है यार, मैंने बच्चों से अमाउंट ले लिया। सबसे बड़ी बात बता क्या है, चाहे मैं 50 रुपए भी रखता तो एक वो हो जाता है ना दिल में कि यार मैंने बच्चों से एक अमाउंट लिया है मैंने, तो अब मुझे उनको देना ही पड़ेगा। अगर मैं फ्री में रहता ना तो फिर होता ना, अरे यार क्या दिक्कत है, मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तो उसमें बनाऊं क्यों मैं, वो रहता ना, एक मोटिवेशन नहीं आता है कभी काम करने का, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि वो जैसे एक मोटिवेशन वाली चीज है कि हाँ अब मैं एक बाउंडेड हो चुका हूँ कि मुझे अब आपको मॉक टेस्ट देना तो देना ही है। नहीं तो फिर मैं क्या दूसरे काम जो है उस पर ज्यादा फोकस कर लेता हूँ कि मैंने कहा चलो ये काम पहले कर लेते हैं, ये वाला काम बाद में कर ही लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके एग्जाम में भी 20 दिन बचे हुए हैं, तो वो वाला है अमाउंट, उससे मुझे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं। एक टाइपिस्ट लगाया है मैंने उसके लिए, तो उस टाइपिस्ट की चली जाएगी और कुछ नहीं। कॉस्ट जितना आपके पास प्राइस नहीं आएगी उससे ज्यादा तो मैं उसको टाइपिस्ट को दे दूंगा, क्योंकि टाइपिस्ट जो आता है वो कम से कम महीने का जो है वो 25 से 30,000 चार्ज करता है। एक महीने के लिए मैंने एक टाइपिस्ट को हायर किया है, उतना प्राइस भी नहीं आएगा आपकी इस टेस्ट सीरीज से जितना मैं उसको पे कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर ग्रुप में बवाल ना मचाया करो कि सर 150 रुपए में बहुत करोड़पति नहीं हो जाऊंगा बेटा मैं 150 रुपए में, ठीक है। क्या बोल रहे हो अभिषेक? हाँ आप किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आरआरबी का बेस देख लीजिए, एसएससी का बेस देख लीजिए, कोई सा भी बेस देख लो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ आपको अपने यहाँ से जो प्राइस है वो आपको ज्यादा ही मिलेगी, किसी भी चीज से आप कंपेयर कर लीजिए ना। कोई नहीं, अभी आपके पास टाइम है। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आपको दो, डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपको 5 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, आने वाले 10 दिन के अंदर आपको 5 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो कम नहीं है वो, 5 टेस्ट हमारे पास में सही है ना। चलो नेक्स्ट। तो ये हमारे पास में क्या होगा ध्यान रखना, सेम एज फर्स्ट मेथड। ये होता है सेम एज फर्स्ट मेथड, इसके जितने भी रिजल्ट होंगे ना वो फर्स्ट मेथड के ही सेम होंगे, सेम एज फर्स्ट मेथड, सेम एज फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या होगा, थर्ड मेथड होगा वी बाय एफ कंट्रोल मेथड, वी बाय एफ कंट्रोल मेथड, वी बाय एफ कंट्रोल मेथड, जिसमें ध्यान रखना वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है, हम बात कर रहे हैं वी बाय एफ कांस्टेंट है तब मैं बात कर रहा हूं ना। जब v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है, सेम क्वेश्चन है, अगर हमारे पास में v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, आपसे बोल दिया जाएगा इफ v बाय एफ कांस्टेंट है एंड फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं, तो आपसे सेम क्वेश्चन वो पूछेगा कि मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, टू मेंटेन सेम टॉर्क, टू मेंटेन सेम टॉर्क, सेम टॉर्क स्लिप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और स्पीड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये टॉर्क कौन सा वाला है ध्यान रखना, फुल लोड टॉर्क। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है अभिषेक, एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करता हूँ ना, एक बार रीसेंड कर देना।
क्या बोल रहे हो? टेस्ट में, हाँ 2 अटेम्प्ट है वैसे। 20 दिन बचे हुए, कितने आप अटेम्प्ट ले पाओगे एक टेस्ट में? 2 अटेम्प्ट ले पाओगे, 2 अटेम्प्ट आपके पास में है। आप एक बार दीजिए, अगर आप अच्छा नहीं जाता है फिर से वापस आप देना चाहें तो अगले दिन वापस आप दे सकते हैं। 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं उसमें ना। पहले टेस्ट में तो मैंने आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रखे हैं। कितने किस किसने दिया है टेस्ट, कितना कितना स्कोर हुआ है जल्दी से बताओ, अगर आप में से किसी ने दिया है तो। अच्छा अभी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दीजिएगा जैसा आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों? तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/ns, और ये होता है E2² डिवाइड बाई 2x2। अब देखो ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल, और ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ns इज इक्वल टू 120f/p होता है। ns इज इक्वल टू 120f/p होता है। x2 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2πf/l होता है। तो नीचे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ऊपर वोल्टेज का स्क्वायर, बट v/f तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। बट ये होता है R2/x2। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास में एसएम क्या होगा, कम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारी नॉर्मली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं मैं। ये मानकर चलिए हमारे पास में क्या होगा, देखो इधर ये एसएम है। मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो एसएम कम होगी, एसएम कम इधर होगी, है ना। एसएम कम इधर होगी, इधर एसएम कम होगी, तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क पहले ये था, अभी टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास में क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर लिख देना स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, फुल लोड टॉर्क पर अगर हम बात करें तो आप खुद देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ये कर्व इधर शिफ्ट होगा हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही तब, है ना। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो कर्व इधर शिफ्ट होगा, तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क हमारे पास में क्या, सॉरी, स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप क्या होगी, कम होगी। स्लिप कम होगी तो स्पीड हमारे पास में क्या होगी, बढ़ेगी। यहां से आप बता सकते हो। जल्दी से बताओ, ये क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे। 92-95 आ रहा है, ठीक है, अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में तो हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगले मेथड पर बात करें, पोल चेंजिंग मेथड पर। पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, जल्दी से बताओ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, या दोनों के लिए एप्लीकेबल है? जल्दी से बताओ, पोल चेंजिंग मेथड जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? तो ये स्क्वायरल केज के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वायरल केज। तो ये होगा ओनली फॉर स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज के लिए एप्लीकेबल है हमारे पास में, स्लिप रिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास में ये मेथड। और बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। अगर आपको ये पूछ लेना कि पोल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो एन एस इज इक्वल टू 120f/p से बता देना कि पोल बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगी, है ना, बस इतना सा। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि पोल बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो स्पीड कम होगी हमारे पास में ना। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। पोल चेंजिंग मेथड के बाद में आएगा हमारे पास में कितना हो गया हमारे पास, फोर्थ मेथड हो गया। अच्छा आपको एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस मेथड के अंदर V/F कंट्रोल मेथड के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्लाइड और कर देते हैं बीच में। अगर आपसे
अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। आपको ये पूछेगा कि अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो बताओ टॉर्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा? ऑप्शन ए होगा 1/f, ऑप्शन बी होगा 1/f², सी होगा हमारे पास में f, डी होगा नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताओ क्या आंसर आएगा? चलिए, क्या आंसर बोल रहे हो? बी ऑप्शन? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर। क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग टॉर्क बता दूं? किस वाले मेथड की बात कर रहे हो? इस वाले मेथड की बात कर रहे हो क्या? देखो इधर, ये हमारी एसएम है। अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एसएम कम होगा। स्लिप कम किधर होती है? स्लिप इस डायरेक्शन में कम होती है। अब ये स्लिप कम होगी हमारे पास में, तो देखो इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना सर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना है, तो एसएम कम होगी, एसएम डैश हमारे पास में इधर आएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर। हिमांशु, केमिस्ट्री में आरएम बेच की पीडीएफ डाल दी, कब? आज की बात कर रहे हो क्या? आज की क्लास की बात कर रहे हो? चेक करना पड़ेगा, चेक करके मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ना। आज वाले में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं उसको ना। चलो, तो यहां तक की चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, अगला मेथड होगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। नेक्स्ट होगा फिफ्थ मेथड, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो हमारे पास में अगर हमारा रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा? जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा? और स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा? टू मेंटेन सेम टॉर्क, टू मेंटेन सेम टॉर्क, सेम टॉर्क को मेंटेन करने के लिए स्लिप पर क्या इंपैक्ट होगा, स्पीड पर क्या इंपैक्ट होगा? ये पांचों क्वेश्चन ही बनते हैं, पांच क्वेश्चन हर बार आपको पूछता है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी से। इन पांचों क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे?
मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए टी मैक्सिमम कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है R2/x2। ये बढ़ेगा तो SM बढ़ेगी। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास में इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा। ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना। देन डिक्रीज होगा। और अगर हम बात करें तो देखो कर्व से याद रखो, है ना। अगर आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व पता है तो बाकी आंसर वहां से आप बता दो। क्या बोलोगे सर, कि अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी पहले, जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो ऐसी हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ा तो ऐसी हो गई, तो समझिएगा। समझिएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर इधर कर्व शिफ्ट हो रहा है ना। रेजिस्टेंस R2 था, R2 डैश था, R2 डबल डैश था, तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर कर्व उधर शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब स्लिप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और स्पीड क्या हो रही है हमारे पास में, डिक्रीज हो रही है। स्लिप इंक्रीज हो रही है और स्पीड डिक्रीज हो रही है। नहीं, एक्चुअली लाइट चली गई, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन हुआ होगा। 1 मिनट में से बैटरी चेंज कर देता हूँ। चलिए, बताएंगे क्या आंसर होगा। ये समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अच्छा, मेथड समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ। नेक्स्ट होगा हमारे पास में 6 मेथड, स्लिप पावर रिकवरी। स्लिप पावर रिकवरी, स्लिप पावर रिकवरी मेथड। अगर मैं स्लिप पावर रिकवरी मेथड की बात करूं तो हमारे पास में क्या होगा, हम इसमें इसी का एक और नाम और होता है, वोल्टेज इंजेक्शन मेथड। इसी का नाम क्या होता है, वोल्टेज इंजेक्शन मेथड। वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, वोल्टेज इंजेक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, टॉर्क, ये रिलेशन याद रखना, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू S/V²। अगर हमारे पास में क्या होगा, दो केस होते हैं। अगर हमारे पास में इंजेक्टेड वोल्टेज जो है एग्जिस्टिंग वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो बताओ टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से आंसर बताओ। और अगर वोल्टेज, इंजेक्टेड वोल्टेज एग्जिस्टिंग वोल्टेज को कम कर रहा है, तो टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, तो स्लिप पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इंजेक्टेड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज क्या होनी चाहिए हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्टेड वोल्टेज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो FR इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो दोनों के आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से फास्ट आंसर देंगे। करेक्ट। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, तो ध्यान रखना वोल्टेज बढ़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना है, तो स्लिप को कम होना पड़ेगा, स्लिप को कम होना पड़ेगा तो स्पीड बढ़ना पड़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो स्लिप को बढ़ना होगा और स्पीड को कम होना होगा। तो ये 4 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट मेथड होता है, वो होता है कैस्केडिंग। नेक्स्ट लास्ट मेथड क्या होगा हमारे पास में, वो रहेगा कैस्केडिंग।
कैस्केडिंग में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएबल स्पीड होती है? तो मैक्सिमम पॉसिबल, ये ध्यान रखने का, लास्ट का जो तीनों मेथड है ना, लास्ट के तीनों मेथड है, ओनली स्लिप रिंग के लिए होता है, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होता है, ये भी ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होता है। कैस्केडिंग में क्या होता है, 4 वेरिएबल स्पीड होती है हमारे पास में, 4 वेरिएबल स्पीड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन कौन सी? 120 एफ डिवाइड बाय P1, 120 एफ डिवाइड बाय P2, 120 एफ P1 प्लस P2 एंड 120 एफ P1 माइनस P2। तो ये 4 वेरिएबल स्पीड होगी। आपको एग्जामिनर ऐसा बोल देगा कि बताओ P1 इज इक्वल टू 8 है और P2 इक्वल टू 6 है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज है, फाइंड ऑल 4 वेरिएबल स्पीड। 4 वेरिएबल स्पीड बताओ, चारों वेरिएबल स्पीड कितनी होगी? इसका आंसर बताओ जल्दी से, सभी सॉल्व करेंगे। थ्री 325 पर अपन मिलते हैं, ब्रेक है। ठीक है, लाइट आ जाएगी तब तक।
चलिए तो स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताओ, तैयार हो आप सभी? तैयार हैं आप सभी? चलो तो शुरू करते हैं। तो मोटर बना ली, मोटर की स्पीड कंट्रोल कर लिया, अब मोटर को ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो मोटर थक जाएगी चलते चलते। तो मोटर में क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो हेडिंग लिखना ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेक अपन लगाएंगे कैसे? एक तो अपन करेंगे प्लगिंग से। किससे करेंगे ध्यान रखना, प्लगिंग से। बताओ प्लगिंग कैसे करते हैं, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा। प्लगिंग कैसे करते हैं जल्दी से बताओ, प्लगिंग कैसे करते हैं? तो प्लगिंग करते हैं अपन किससे, ध्यान रखना, तो बाय रिवर्सिंग एनी टू फेज, है ना, बाय रिवर्सिंग द एनी टू फेज, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ एनी टू फेज, बाय रिवर्सिंग कनेक्शन ऑफ एनी टू फेज, एनी टू फेज। अच्छा ये बताओ, जेकेएसबी वाले जितने भी स्टूडेंट है, अटेम्प्ट्स एक रखना है या अनलिमिटेड रखना है, पहली चीज। क्योंकि देखो अभी मैंने देखा, जितने भी स्टूडेंट आप एग्जाम देते हो ना, तो उसमें रिजल्ट दिखाता है मुझे सारी चीजें कि किसने कितने स्टूडेंट ने पार्ट लिया, कितने मार्क्स आए। तो उसमें मैं देख रहा हूँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है ना, तो उसके लिए पता है बहुत सारे मजाक कर रहे हैं। टेस्ट स्टार्ट कर लिया, ठीक है, 15 मिनट अटेम्प्ट किया फिर बंद कर दिया। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है ना, बाद में दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो उससे आपकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होने से पता है क्या होगा, कि आपकी सीरियसनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कोई सीरियस नहीं है, ठीक है। एक एक भी स्टूडेंट ने सीरियसली उस टेस्ट को दिया ही नहीं अभी तक। 10 स्टूडेंट उस एग्जाम को दे, उस टेस्ट को दे चुके हैं, 10 स्टूडेंट उसको दे चुके हैं, बट उनमें से एक ने भी सीरियसली उस पेपर को दिया ही नहीं, ठीक है। तो 20 दिन बचे हैं आपके पास में, तो मैं आपको 2 अटेम्प्ट्स दे रहा हूं। इसमें 2 अटेम्प्ट्स ही मैं आपको दूंगा, तो ताकि थोड़ा सीरियस आप एग्जाम दे पाए, थोड़ा सा सीरियसली आप एग्जाम दे पाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि अनलिमिटेड में तो वो कभी कभार आंसर देख लोगे, अच्छा 2 दिन बाद दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, आधा बीच में बंद कर दोगे, तो वो नहीं है। आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट आपके पास में रहेंगे ना। हाँ 2 ही रहेगा ना, 2 अटेम्प्ट रहेंगे आपके पास में, उसमें अनलिमिटेड नहीं रहेंगे। चलो, क्योंकि मैंने एसएससी की टेस्ट सीरीज में भी यही कर रखा है, एसएससी की टेस्ट सीरीज में भी मैं 2 ही अटेम्प्ट दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी सभी जो है वो उसको सीरियस नहीं लेते हैं। एसएससी की टेस्ट सीरीज में अगर आप देखोगे, तो लोगों के जो मार्क्स आ रहे हैं, 200 टेस्ट में से 160, 200 का फुल एफएलटी होता है एसएससी में, तो 160, 165 ऐसे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। जेकेएसबी वाली टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चन है, तो उसको में जो मार्क्स आ रहे हैं 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, ऐसे थोड़े ना पेपर निकलेगा 40 मार्क्स 35 मार्क्स पर, है ना। सीरियसली पेपर दीजिए बेटा, रिवीजन करके सीरियसली पेपर दीजिए। चलिए, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पर ब्रेकिंग ऑफ, अगर हम बात करें ब्रेकिंग के अंदर, प्लगिंग अपन कैसे करेंगे, बाय रिवर्सिंग एनी टू फेज। ड्यूरिंग प्लगिंग रिलेटिव स्पीड कितनी होती है आपसे पूछेगा, जल्दी से बताओ। ड्यूरिंग प्लगिंग, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारे पास में? ड्यूरिंग प्लगिंग रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? तो रिलेटिव स्पीड जो हमारे पास में है, वो हमारे पास में होती है एनएस प्लस एनआर। क्या होगा ध्यान रखना, ड्यूरिंग प्लगिंग एनएस प्लस एनआर जो हमारे पास में रिलेटिव स्पीड होगी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, बताओ यहां पर इसमें क्या होता है, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल, यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल। तो यहां स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम होगी, स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना इसके अंदर। किसकी प्रॉब्लम होगी? स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम आपके पास में रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहां पर बस यही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद में दूसरा होगा डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग
डायनेमिक ब्रेकिंग। अगर मैं डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर बात करूं तो इसमें अपन कैसे करते हैं, रियोस्टेट ब्रेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में मोटर होती है ना, ये मोटर है, ये इसके 3 फेज हैं, ये 3 फेज हैं, तो इसके 3 फेज में से किसी भी 2 फेज के अक्रॉस हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देंगे, ध्यान रखना, डीसी सप्लाई देंगे अक्रॉस एनी 2 फेज। डीसी सप्लाई हम देंगे अक्रॉस, ध्यान रखना, एनी 2 फेज। और यहां पर एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं, क्यों, करंट को लिमिट करने के लिए, ध्यान रखना। डीसी सप्लाई हम देंगे किसी भी 2 फेज के अक्रॉस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे टू लिमिट द, किसके लिए, ध्यान रखना, करंट है ना, करंट को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, टू लिमिट करंट, टू लिमिट करंट। करंट को लिमिट करने के लिए हम ये रेजिस्टेंस जो है वो हम यहां पर लगाते हैं। यहां पर ध्यान रखना, देयर इज नो स्पीड रिवर्सल प्रॉब्लम, यहां पर नो स्पीड रिवर्सल प्रॉब्लम, स्पीड रिवर्सल प्रॉब्लम। तो यहां पर स्पीड रिवर्सल की कोई प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं होती है ना, यहां पर स्पीड रिवर्सल की कोई प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट डायनेमिक, इसके बाद में लास्ट होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जल्दी से बताओ क्या होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपकी जो मोटर है वो किसकी तरह काम करने लग जाती है, इंडक्शन मोटर वर्क्स लाइक एन इंडक्शन जनरेटर। इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर वर्क्स एज एन इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन मोटर जो है वो, ध्यान रखना, इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लग जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें इसके अंदर, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, तो चलिए, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में रहेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में रहेगा इसके अंदर, नेचुरल ब्रेकिंग मेथड होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, नेचुरल ब्रेकिंग मेथड होता है, नेचुरल ब्रेकिंग मेथड हमारे पास में होता है, नेचुरल ब्रेकिंग मेथड हमारे पास में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, नॉट एन इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड, नॉट एन इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड, नॉट एन इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड, इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड, इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड। तो ये इंस्टेंट ब्रेकिंग मेथड नहीं होता है। तो ये 3 हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जल्दी से बताओ, इसको अपन यूज कहां करते हैं, यूज इन ओवरहोलिंग लोड कंडीशन। इसको हम कहां यूज करते हैं, तो ध्यान रखना, यूज्ड इन ओवरहोलिंग लोड कंडीशन, ओवरहोलिंग लोड कंडीशन। इसको हम यूज करते हैं कहां पर, ध्यान रखना, ओवरहोलिंग लोड कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। चलिए, करेक्ट, एकदम सही आंसर है कि सर इसको हम यूज करते हैं कहां पर, ओवरहोलिंग लोड कंडीशन में। सॉरी, नेक्स्ट, तो यहां तक हमारे पास में ब्रेकिंग हमारा खत्म होता है। ब्रेकिंग के बाद में आएगा हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो रहेगा इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर। चलिए, तो इंडक्शन जनरेटर की अगर हम बात करें तो जल्दी से बताओ, इंडक्शन जनरेटर में स्लिप क्या होती है। सबसे पहले इंडक्शन जनरेटर जो है वो कौन सा पावर एब्जॉर्ब करता है और कौन सा पावर सप्लाई करता है, सबसे पहला जल्दी से बताएंगे। इंडक्शन जनरेटर जो है कौन सा पावर एब्जॉर्ब करता है और कौन सा पावर डिलीवर करता है। तो इंडक्शन जनरेटर में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, इंडक्शन जनरेटर में ये जो शाफ्ट होती है ना, यहाँ पर अपन रोटर को जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर रोटेट करवाते हैं, जिससे हमारी स्लिप नेगेटिव हो जाती है। स्लिप हमारी क्या होती है, नेगेटिव हमारे पास में हो जाती है। और ये 3 हमारे पास में सप्लाई होगी, जिसको ये एक्टिव पावर डिलीवर करता है और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। कौन सा एब्जॉर्ब करता है, लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारे पास में क्या करेगा, एक्टिव पावर तो डिलीवर करेगा, क्या होगा, डिलीवर्ड करेगा हमारे पास में। रिएक्टिव पावर क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा।
रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव पावर वो डिलीवर करेगा, रिएक्टिव पावर हमारे पास में क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखना। और ये एक्टिव पावर कौन सा है, लेगिंग है ना, रिएक्टिव पावर मतलब, तो लेगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास में। स्लिप इसमें नेगेटिव होती है। इसको अपन यूज करते हैं कहां पर, विंड पावर प्लांट में, यूज्ड इन विंड पावर प्लांट, यूज्ड इन विंड पावर प्लांट। इसको यूज किया जाता है कहां पर, विंड पावर प्लांट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं ना। या फिर इसको यूज किया जाता है कहां पर, तो कैपेसिटिव लोड के अंदर। अगर यहाँ कैपेसिटिव लोड होगा तो उसमें हम इसको यूज करेंगे, ताकि क्या होगा, कैपेसिटर को लेगिंग रिएक्टिव पावर दे देगा और ये कैपेसिटर को लीडिंग रिएक्टिव पावर दे देगा ना। तो कैपेसिटिव लोड में हम इसको क्या करते हैं, प्रिफर हम करते हैं इंडक्शन जनरेटर को। नेक्स्ट, इंडक्शन जनरेटर के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, कॉगिंग क्या होता है, ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं, टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग, टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होगा हमारे पास में, मैग्नेटिक लॉकिंग की जो टेंडेंसी की कंडीशन होती है ना, उसी को हम कॉगिंग बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग। टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग की कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, कॉगिंग हमारे पास में बोला जाता है। कॉगिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू एलिमिनेट, ये कहां पर आता है, ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, अकर्स 8 कहां पर, ध्यान रखना, स्टार्टिंग के अंदर। किस में आता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है ओनली, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। टू रिड्यूस दिस, टू रिड्यूस दिस हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, स्लोट्स को स्क्यू करते हैं, स्लोट्स आर स्क्यूड, स्लोट्स को हम स्क्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर टीथ, स्टेटर एंड रोटर टीथ, स्टेटर एंड रोटर टीथ should not be equal, should not be equal or integral, should not be equal or in integral multiple, integral multiple, इंटीग्रल मल्टीपल, इक्वल भी नहीं होते हैं हमारे पास में और इंटीग्रल मल्टीपल में भी नहीं होते हैं हमारे पास में। क्या होगा, ना तो इक्वल होंगे और ना ही इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर हमारे पास में रहेंगे कॉगिंग। नेक्स्ट होगा क्रॉलिंग। क्रॉलिंग हमारे पास में क्या होता है, ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक की वजह से, क्रॉलिंग क्या होता है, ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक क्या होगा हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक्स क्या होगा हमारे पास में, रोटर कहां रोटेट होने लग जाता है, रोटर रोटेट्स 8, रोटर रोटेट्स 8 कहां पर, ध्यान रखना, ns/7 स्पीड, ns/7 स्पीड, उसी को अपन बोलते हैं क्रॉलिंग, कॉल्ड क्रॉलिंग। क्या बोलेंगे, इसी को हम क्रॉलिंग हम बोलकर चलेंगे, इसी को हम बोलकर चलेंगे क्रॉलिंग। स्लिप ड्यू टू क्रॉलिंग क्या होगी हमारे पास में, स्लिप होती है ns-nr, कितना है, ns/7 डिवाइड बाय ns, तो 6/7 जो है वो हमारे पास में क्या होगी, स्लिप होगी। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस दिस, टू रिड्यूस दिस, टू रिड्यूस दिस हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, हम इसके लिए पहला तो अपन क्या करते हैं, सेमी क्लोज स्लॉट इज प्रीफर, सेमी क्लोज्ड स्लॉट इज प्रीफर। दूसरा हम क्या करते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है, दूसरा अपन क्या काम करते हैं यहां पर, टू रिड्यूस दिस सेमी क्लोज स्लॉट अपन प्रीफर करते हैं। और दूसरा काम हम यहां पर करते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट स्लॉट शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम यूज करते हैं, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग हम यूज करते हैं, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग यूज्ड, हम इसको यूज करते हैं, ध्यान रखना। स्क्यूइंग ऑल्सो हेल्प इन क्रॉलिंग, ध्यान रखना, स्क्यूइंग भी हेल्प करता है, स्क्यूइंग ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस क्रॉलिंग। क्या करते हैं, ये भी हमारे पास में क्या होता है, हेल्प करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, स्लिप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगी, अगर आपसे पूछ ले बताओ, स्लिप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, तो वो होती है हमारे पास में फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से NS प्लस NS बाई 5 डिवाइड बाय NS करना, तो 6/5 करना, 1.2 हमारे पास में आंसर रहता है, 1.2। तो ये कॉगिंग एंड क्रॉलिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिए। जल्दी से बताओ क्रॉलिंग कहां पर आता है, क्रॉलिंग हमारे पास में कहां पर आता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में या रनिंग कंडीशन में, तो कहां पर आती है क्रॉलिंग की कंडीशन, कहां पर, एट रनिंग कंडीशन पर, कहां पर आती है ध्यान रखना, एट रनिंग कंडीशन में आती है। किस में होती है, मेनली, मेनली इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो डियर अभिषेक, कोई एग्जाम वापस करो, स्पैम मैसेज आपका ऊपर चला गया, फिर से मैसेज भेजो। हाँ, टू अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड, है ना, क्या करते हैं अपन इसको, स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देना स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन, स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन, रोटर कंस्ट्रक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन हम ये कौन से यूज करते हैं, पहला होता है डीप बार, डीप बार, एंड दूसरा होता है हमारे पास में डबल केज रोटर, डबल केज रोटर, डीप बार एंड डबल केज रोटर। तो डीप बार रोटर जो है यहां पर सॉलिड बार हम डीप में यूज करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी सॉलिड बार हम प्लेस करते हैं, डीप स्लॉट यूज करके सॉलिड बार प्लेस करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा था कि इससे कौन सी हार्मोनिक्स ब्रेकिंग सपोर्ट करता है, हाँ फिफ्थ ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है और सेवंथ मोटरिंग को सपोर्ट करता है, करेक्ट। यहां पर क्या होता है, स्किन इफेक्ट का प्रिंसिपल होता है, स्किन इफेक्ट को अपन यहां पर काम में लेते हैं, और ड्यूरिंग स्टार्टिंग में स्किन इफेक्ट की वजह से रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं, टू ऐसा क्यों बनाते हैं, टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, किसके लिए ध्यान रखना, टू इंक्रीज, टू इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, किसके लिए ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। और डबल केज रोटर में ये हमारे पास में होता है, डबल केज रोटर ऐसा होता है, डबल केज रोटर ऐसा होता है, ऐसा होता है डबल केज रोटर। ड्यूरिंग स्टार्टिंग करंट हमारे पास में कहां से फ्लो होता है, आउटर केज में, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में आउटर केज में करंट फ्लो होता है, तो ये होता है हमारे पास में आउटर केज, स्मॉल एरिया होता है, इसका ध्यान रखना, एरिया स्मॉल होता है, और ये होता है इनर केज, लार्ज एरिया हमारे पास में होता है, लार्ज एरिया हमारे पास में होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग स्टार्टिंग में करंट हमारे पास में, ये दोनों किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं ना, इनर एंड आउटर केज कहां पर क्या होगा, बोथ केज आर इन पैरेलल, बोथ केज आर इन पैरेलल। चलिए वेरी गुड। तो यहां तक फाइनली, अच्छा सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, इसका नहीं होता है, स्लिप रिंग का इंडक्शन मोटर का सबसे हाईएस्ट होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, फिर डबल केज, फिर होता है हमारे पास में डीप बार, और फिर होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग टॉर्क। तो फाइनली यहां तक हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर डन होती है। धीरज हैप्पी, एक बार हैप्पी वाली स्माइल दे दीजिए जल्दी से। देखो इंडक्शन मोटर की तो हमने बिल्कुल इज्जत नहीं की है, ट्रांसफॉर्मर को हमने थोड़ी बहुत इज्जत दी थी, हमने उसको 3 लेक्चर में पढ़ा, डीसी को भी हमने थोड़ी बहुत इज्जत दी थी, हमने उसको भी 3 लेक्चर में पढ़ा, इंडक्शन को हमने 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया।
तो फाइनली हमारे पास में जो है रोटर फेड इंडक्शन मोटर, हाँ उसके फॉर्मूले में लिखा देता हूँ, रोटर फेड के है ना, और कुछ नहीं है। 4 घंटे तो देखो पढ़ना बनता है यार, 4 घंटे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना बनता है इंडक्शन को, जल्दी से 4 घंटे पढ़ना बनता है, नहीं बनता है। कोई नहीं, मैं लास्ट में आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा, एक लास्ट में वो वाला क्रैश कोर्स होता है ना, पराठेदार वाला क्रैश कोर्स, 8-10 घंटे में पूरी मशीन इस बार, 2-2 घंटे, 5 टॉपिक, 10 घंटे, सुबह 7 बजे स्टार्ट करेंगे, शाम को 7 बजे मशीन पूरी खत्म। 4 घंटे देने बनते हैं। आप खुद सोचो कि अगर 4 घंटे में पूरा इंडक्शन मशीन रिवीजन हो पा रहा है 3 फेज, कैसे पॉसिबल, मतलब इतना तो देना बनता है। यानी कि आप इंडक्शन, जो मशीन का आपका जो डर था ना कि यार मशीन बहुत बड़ी है, सर जब आप क्लास में पढ़ाते हो तब सब 65 आवर्स, यानी कि 65 मतलब लेक्चर, यानी कि लगभग अप्रोक्स 90 आवर्स के आसपास आप पढ़ाते हैं। तो 90 आवर्स का जो कंटेंट है, अगर आप इंडक्शन के लेक्चर देखोगे तो 12-15 लेक्चर तो कम से कम होंगे। तो लगभग 20-25-30 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में अपन ने खत्म कर दिया है, और कुछ नहीं, इतना देना बनता है ना। और इसमें अगर मैं बात करूं तो स्कीप कुछ नहीं है ना, एक भी कोई टॉपिक मैंने स्कीप नहीं किया है। हाँ ये मेरे माइंड से रह गया था, स्कीप नहीं किया है। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर 4 फॉर्मूले लिखना, पहला स्टेटर फेड की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरा की बात करेंगे हम रोटर फेड इंडक्शन मोटर। रोटर फेड इंडक्शन मोटर, ये फॉर्मूले और लिख दो, ये रह गए हैं। स्टेटर फेड में ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, ये 3 सप्लाई हमने इसको दी है, एफ फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर। फिर अगले का आंसर बताएंगे, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। ये 5 क्वेश्चन होंगे ना। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर फील्ड कर दो इसको, रोटर फील्ड, इसको आप रोटर कर दो, इसको आप रोटर कर दो, इसको आप रोटर कर दो, इसको आप रोटर कर दो। चलो 5 क्वेश्चन के आंसर बताओ, इन 5 क्वेश्चन के आप आंसर बताएंगे। चलिए, तो स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर क्या होगा, एनएस होगा। जब हम फीड सप्लाई किसको देंगे, स्टेटर को देंगे, तो फिर ये एसएनएस होगा। कैसे याद रखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए, तो इसका फील्ड, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ ए, स्टेटर का फील्ड एनएस से जाएगा, तो रोटर के रेस्पेक्ट में किससे जाएगा, एनएस से। स्टेटर का स्टेटर के रेस्पेक्ट में एस से जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एस एफ ए, तो रोटर का फील्ड एस एन एस से जाएगा। ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में। रोटर रोटर कहां से जाएगा, एस एन एस से, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में एनएस से जाएगा, और दोनों के फील्ड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। अगर यही चीज अगर हम रोटर फेड में बात करें, अगर हम यही चीज कहाँ बात करें, रोटर फेड में बात करें, जहां पर जो है हम सप्लाई किसको देंगे, रोटर को हम सप्लाई दे रहे हैं, स्टेटर को नहीं दे रहे हैं, हम रोटर को सप्लाई दे रहे हैं। बताओ, रोटर को अगर मैं सप्लाई दूंगा, तो रोटर को एफ फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देंगे, तो रोटर का फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में एनएस से जाएगा, तो स्टेटर के रेस्पेक्ट में एस एन एस से जाएगा। इस बार स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एस एफ होगी, तो स्टेटर का फील्ड स्टेटर के रेस्पेक्ट में एस एन एस से जाएगा, तो रोटर के रेस्पेक्ट में एन एस से जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास में 0 होगी। और यहां पर ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर जाता है एनएस में, तो रोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो यहां पर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड एनएस प्लस एनआर होती है, एनएस प्लस एनआर होती है ना। तो यहां तक अब कंप्लीट, पूरा इंडक्शन, पूरा इंडक्शन कंप्लीट यहां तक पूरा। चलिए नेक्स्ट, टाइम कितना हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े या स्पेशल के साथ पढ़ेंगे, स्पेशल के पास साथ पढ़ेंगे, सिंगल फेज है ना, पहले सिंक्रोनस स्टार्ट कर लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन,
बताओ क्या करना है, सिंक्रोनस मशीन को इज्जत देनी है या नहीं देनी है? क्या चाहेंगे आप चाहोगे सर इसको थोड़ी इज्जत दीजिएगा, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा डर लगता है हमें। अच्छा, देनी है इसको इज्जत, देनी नहीं देनी है? कुछ बोल रहे सर नहीं देनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सिंक्रोनस मशीन जो है ऑलवेज रन एट, कहां पर ध्यान रखना, ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड ऑलवेज रन करती है सिंक्रोनस स्पीड पर। इसमें दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी ध्यान रखना, टू वाइंडिंग होती है हमारे पास में, कौन कौन सी? एक वाइंडिंग होती है हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग यहां पर कहां पर होती है, जल्दी से बताओ, स्टेटर पर, रोटर पर? फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है, रोटर पर होती है। डीसी सप्लाई हम उसको देते हैं, डीसी सप्लाई हम उसको देते हैं। सिंगल फेज वाइंडिंग होती है हमारे पास में। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है? आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आर्मेचर वाइंडिंग वो स्टेटर पर होती है। एसी सप्लाई देते हैं या एसी जो है वो करंट कैरी करता है। नेक्स्ट थ्री फेज वाइंडिंग होती है ये हमारे पास में, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर इज ए डबली एक्साइटेड मशीन होती है, कौन सी होती है ध्यान रखना, डबली एक्साइटेड मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन हमारे पास में होती है सिंक्रोनस मशीन, डबली एक्साइटेड मशीन हमारे पास में होती है। इसमें हम क्या करते हैं ध्यान रखना, एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ऑफ फील्ड ऑन रोटर। अगर फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं तो उसका एडवांटेज क्या मिलता है, ये तो आप ही बताओगे। जल्दी से बताओ क्या क्या फायदा मिलता है अगर फील्ड को हम रोटर पर रखें तो, जल्दी से बताओ। फील्ड को रोटर पर रखें तो क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं? तो पहला हमारे पास में क्या होता है, मोर पावर आउटपुट होता है। फर्स्ट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मोर पावर आउटपुट, मोर पावर आउटपुट। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, मोर पावर आउटपुट हमारे पास में रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या रहेगा, सिंक्रोनस मशीन मोर पावर आउटपुट, ओनली टू स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड, ओनली टू स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड। दो ही स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होती है हमारे पास में। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास में, थर्ड एडवांटेज, एफिशिएंट कूलिंग, एफिशिएंट कूलिंग, एफिशिएंट कूलिंग। नेक्स्ट होगा फोर्थ, बेटर इंसुलेशन, बेटर इंसुलेशन, बेटर इंसुलेशन, बेटर इंसुलेशन, एफिशिएंट कूलिंग, बेटर इंसुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, एडवांटेज ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटर के अंदर, मोर पावर आउटपुट, दो स्लिपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इफिशिएंट कूलिंग होगी, बेटर इंसुलेशन होगा, और हमारे पास में क्या होगा, लेस कॉस्ट होगी, लेस कॉस्ट, पैसा कम लगेगा। ये सारे एडवांटेज हमारे पास में होते हैं ना, लेस कॉस्ट, पैसा कम लगेगा, तो ये हमारे पास में सारे एडवांटेज रहेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें दो टाइप के रोटर कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम, इसमें हम दो टाइप के रोटर यूज करते हैं। पहला होता है स्क्वायरल, सॉरी, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर कंस्ट्रक्शन अपन यूज करते हैं। और दूसरा होता है सेलियंट पोल रोटर हम यूज करते हैं, सेलियंट पोल कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलियंट पोल रोटर हम यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलियंट पोल रोटर हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में, तो सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेंड्रिकल रोटर जो है, सिलेंड्रिकल रोटर जो है वो हमारे पास में क्या होगा समझिएगा, ये हमारे पास में होगा सिलेंड्रिकल रोटर,
यहां पर क्या होता है, ये बाहर वाला पार्ट स्टेटर का है, अंदर वाला पार्ट रोटर का है। ये रोटर है, ये बाहर वाला क्या है, स्टेटर है। और इनके बीच का जो एयर गैप है वो क्या है, ध्यान रखना, यहां पर यूनिफॉर्म एयर गैप है। क्या है, यूनिफॉर्म एयर गैप हमारे पास में है। सेलियन पोल में ऐसा नहीं होता है। सेलियन पोल में ये हमारा स्टेटर है और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में स्टेटर है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये हमारे पास में क्या है, फील्ड वाइंडिंग होती है। और ये हमारा रोटर होता है। ये हमारे पास में रोटर होता है, ध्यान रखिएगा। ये एयर गैप है, बीच वाला जो पार्ट है ना, ये है एयर गैप। ये है एयर गैप। एयर गैप अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है इसके अंदर। ये डायरेक्ट एक्सिस होती है। ये क्वाड्रेचर एक्सिस हमारे पास में होती है। ये डी एक्सिस हमारे पास में होती है। ये क्वाड्रेचर एक्सिस हमारे पास में होती है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सिस पर क्या होगा, मिनिमम एयर गैप होगा। मिनिमम एयर गैप होगा। क्वाड्रेचर एक्सिस पर क्या होगा, मैक्सिमम एयर गैप होगा। मैक्सिमम एयर गैप होगा। ये फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में होगी। वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास में होती है। कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास में होती है। यहां पर ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ध्यान रखना, रोटर पर इसमें पूरे में। तो यहां फील्ड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फील्ड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में होती है। यहां पर रिलक्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। रिलक्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हमारे पास में होता है। यहां पर रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस जो होता है वो डी एक्सिस पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सिस पर क्या होता है, और क्वाड्रेचर एक्सिस पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सिस पर मिनिमम होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस पर मैक्सिमम होता है। अगर मैं परमींस की बात करूं तो वो उल्टा होता है। परमींस की बात करूं तो वो क्या होता है, हमारे पास में 1 अपॉन रिलक्टेंस रहेगा। यहां पर बात करें परमींस के बारे में, परमींस जो है वो 1 अपॉन रिलक्टेंस हमारे पास में रहेगा। बट यहां पर कांस्टेंट रहता है परमींस। यहां उल्टा कर देना, डायरेक्ट एक्सिस पर परमींस मैक्सिमम होगा और क्वाड्रेचर पर मिनिमम होगा। नेक्स्ट, इस अल्टरनेटर को अपन कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं स्टीम पावर प्लांट में। कहाँ यूज करते हैं, स्टीम पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं इसको हम। इसको हम यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, हम इसको यूज करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसको हाइड्रो अल्टरनेटर बोला जाता है। इसको टर्बो अल्टरनेटर बोला जाता है, टर्बो अल्टरनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बो अल्टरनेटर। इसको हम बोलते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर। हाइड्रो अल्टरनेटर। नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, हाई स्पीड होती है। हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं लो स्पीड एप्लीकेशन के अंदर, हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर क्या होता है, स्मॉल डायमीटर होता है। स्मॉल डायमीटर होता है। एंड लार्ज हमारे पास में क्या होती है, एक्सल लेंथ होती है। लार्ज एक्सल लेंथ होती है। यहां पर क्या होता है, इधर लार्ज डायमीटर होता है। डायमीटर एंड स्मॉल एक्सल लेंथ हमारे पास में होती है। स्मॉल एक्सल लेंथ हमारे पास में होती है। और कोई पॉइंट, हाँ, यहां पर हमारे पास में क्या होता है, जनरली 2 और 4 पोल के लिए बनाते हैं। पोल यहाँ पर 2 और 4 पोल रहते हैं। यहाँ पोल हम 6, 8 और 10 पोल तक हम डिजाइन करते हैं इसको। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 3000 आरपीएम होती है। क्या होगा,
एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू सिर्फ सेलियंट पोल में होगा, सिलेंड्रिकल में तो डायरेक्ट क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस और डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस दोनों इक्वल होते हैं ना। एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू जो होता है, ध्यान रखना वो इसमें होता है ना, एक्स डी ग्रेटर देन एक्स क्यू वो इसमें होता है, वहां पर इक्वल होता है उसके, इसमें ना, इसमें इक्वल होता है डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस। क्यों? क्योंकि फ्लक्स रिलक्टेंस सब कुछ कांस्टेंट। चलो जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट? नहीं? अरे कुछ तो बोलिए यार, थोड़ा बहुत तो बोलो। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे पास में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटेल में सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। चलिए, तो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ईएमएफ पर फेज, ईएमएफ पर फेज की इक्वेशन क्या होती है ध्यान रखना, तो वो होता है ई एफ इज इक्वल टू होता है √2 पाई एफ फाई एफ एन फेज इंटू के डब्ल्यू। ये के डब्ल्यू क्या होता है, वेर यहां पर जो के डब्ल्यू होता है ना, के डब्ल्यू होता है वो होता है हमारे पास में केपी इंटू के डी। ये होता है वाइंडिंग फैक्टर। क्या होता है? वाइंडिंग फैक्टर। ये होता है केपी होता है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। और केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास में होता है। तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा ध्यान रखना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के और नाम क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, क्या बोल रहे हो? सर जब इतना फायदा है तो इंडक्शन मोटर यूज क्यों करते हैं, किसका फायदा है? जल्दी से बताओ किसके फायदे की बात कर रहे हो आप? सिंक्रोनस मोटर तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर जाती है, सिंक्रोनस मोटर तो सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पर जाती है। अगर मुझे वेरिएबल स्पीड लानी है तो इंडक्शन यूज करना पड़ेगा ना। और ज्यादा फायदा इंडक्शन का होता है, सिंक्रोनस का नहीं होता है। सिंक्रोनस में आर्मेचर रिएक्शन की हमारे पास में प्रॉब्लम होती है, इंडक्शन में नहीं आती है। सिंक्रोनस का कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। सिंक्रोनस इंडक्शन सेल्फ स्टार्टेड होती है 3 फेज, सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हमारे पास में 3 फेज। बहुत सारे ड्रॉबैक्स है ना। बेल्ट फैक्टर, ब्रीथ फैक्टर, करेक्ट। चलिए, ये क्या होगा हमारे पास में, बेल्ट फैक्टर, इसी को अपन बोलते हैं बेल्ट फैक्टर। और नेक्स्ट होता है हमारे पास में ब्रीथ फैक्टर, ब्रीथ फैक्टर, बेल्ट फैक्टर। और क्या होगा हमारे पास में, ब्रीथ फैक्टर हमारे पास में रहेगा। क्या रहेगा? बेल्ट फैक्टर एंड ब्रीथ फैक्टर हमारे पास में रहेगा। मोस्ट वाइडली यूज्ड मोटर होती, करेक्ट। चलो यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हैं? मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्शन होती है ना। चलिए, तो अब आप रिवीजन करके आइएगा सिंक्रोनस मशीन का कल, और कल जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिना रिवीजन जो है वो पढ़ोगे तो फिर आपको सेचुरेशन आएगा। आप आराम से इसको रिवीजन करके आना। कल हम सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करेंगे, अभी तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बताया। चलिए, तो इसके आगे अपन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए, ठीक है अभिषेक, मैं चेक करता हूँ ना।
हरिओम बोल रहे हैं कि सर रिवीजन का बेस्ट वे बताइए। बेटा बहुत अच्छा रहा, आपने जो क्वेश्चन पूछा तब आपने ऐसी सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछा कि मेरे आगे यहाँ दीवार वीवार नहीं है, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे जंप कर जाता नीचे, लेकिन अब है नहीं ना, बस वही अच्छी बात है ना, तो मैं बच गया आज। हरिओम बोल रहे हैं सर रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है। आप मुझे बताओ, ये मैं क्या करवा रहा हूँ आपको। रिवीजन का बेस्ट तरीका ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको लिख लिख कर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको 4 घंटे में इंडक्शन खत्म करना है, और उसके बाद में उसके सारे क्वेश्चन लगा देने हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये 4 घंटे का जो कंटेंट है वो लिख लिख कर रिवीजन करना है ना। ठीक है, कैसे रिवीजन करना है, लिख लिख कर रिवीजन रिवीजन करना है। 4 घंटे का कंटेंट है, एक बार पूरा रिवीजन करके इंडक्शन के सारे क्वेश्चन लगा देने हैं। यही एक रिवीजन का तरीका है और कुछ नहीं है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।